इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसके बारे में। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो ये सारे जो भी प्रिंसिपल्स थे इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले authority refers to right of an individual to command his subordinates. अथॉरिटी का मतलब होता है जब किसी इंडिविजुअल को यह अधिकार दिया जाए कि वो अपने सबॉर्डिनेट को आदेश दे सके। दिस इज नोन एज द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। इट इज एन ऑब्लिगेशन, यानी कि वो जो सबॉर्डिनेट है यदि उसको कोई आदेश दिया जाए तो उसके लिए जरूरी है उसको पूरा करना। दिस इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ये कहता है बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो साइड बाय साइड एंड शुड बी वेल बैलेंस्ड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। Authority refers to right of an individual to command his subordinate. Responsibility is the obligation of a subordinate to perform the assigned duty. ठीक है। बोथ शुड गो साइड बाय साइड एंड शुड बी वेल बैलेंस्ड। एक चीज और कही है यहाँ पर, अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश a subordinate for willfully not obeying legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for presenting his her case. यहाँ पे कहा गया है कि अथॉरिटी का मतलब ये भी होता है कि जो भी मैनेजर है यदि उसका आदेश उसका सबॉर्डिनेट विलफुली नहीं मानता है, यानी जानबूझ के नहीं मानता है, तो ऐसे में उसको पनिश किया जा सकता है। लेकिन पनिश सिर्फ तब किया जा सकता है जबकि वो सबॉर्डिनेट उसका कारण बता दे। अगर वो कारण नहीं बताता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है। ये था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फेयल का जो सेकंड प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले समझिए सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जब जितने भी अथॉरिटी होती है, जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं, यदि सारे हायर मैनेजमेंट के पास ही हो तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज अगर कुछ अथॉरिटी और कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स यदि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी बांट दिए जाए तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज रिटेन्ड विद द हायर मैनेजमेंट लेवल्स जनरली एग्जिस्ट्स इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन जो है सामान्य तौर पे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहां बहुत कम लोग काम करते हैं। तो वहां पर जो मालिक होते हैं जो वो खुद ही मैनेजर्स होते हैं और वो सारे अधिकार अपने पास में रखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अथॉरिटी एट लोएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन विद इन देयर पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर लोअर लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं उनको भी कुछ अथॉरिटीज दे दी जाती हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जहां ऑर्गेनाइजेशंस काफी बड़ी होती है, सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ लोगों के बस की बात नहीं है कि वो हर समय हर जगह पर अवेलेबल हों, डिसीजन ले पाए। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको भी कुछ अथॉरिटी दे देते हैं। दिस इज बेसिकली डिटेल्स वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ये है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हेनरी फेयोल का सेकेंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। मीनिंग सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर हायर लेवल के पास रहती है, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सारे लेवल्स को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है सेंट्रलाइजेशन? स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन जहां थोड़े लोग काम करते हो, 10 20 50 लोग, वहां पर। और जो लार्ज फर्म्स होती है वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रेफरेबल होता है। ऑटोनॉमी, मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन लेता है। सिमिलरली डिसेंट्रलाइजेशन के केस में मैनेजर्स एंजॉय मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन। यहाँ पर जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं उन लोगों को भी काफी अधिकार होते हैं। तो ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल डिसिप्लिन।
हेनरी फॉल कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये लिखते हैं डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, यानी कि जो कहा जाए उसको माना जाए। रिस्पेक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर कोई भी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कोई भी नियम कायदे बनाए गए हैं, तो उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और परफॉर्म किया जाना चाहिए। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी इनजस्टिस टुवर्ड्स वन अनदर मेंशन इन एग्रीमेंट्स। कहा गया है चाहे वर्कर्स हो या मैनेजमेंट हो, उनको अपने कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना चाहिए। वो जो भी कहते हैं उसको उनको पूरा करना चाहिए, यही डिसिप्लिन है। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल का नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई भी काम है, कोई भी जॉब है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए आप। अगर आपको पूरा कोई काम करना है तो एक बार में पूरे को टारगेट ना करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। साथ ही उसके लिए किसी ऐसे स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को जिसको उस काम का नॉलेज हो, जो स्किलफुल हो, उसको उस काम का हेड बना दिया जाना चाहिए ताकि वो उस काम को बेहतर तरीके से कर सके। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है एवरी टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड असाइन टू द राइट पर्सन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब। तो किसी भी बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और वो काम उस व्यक्ति को दीजिए जो उस काम को करने के लिए बेस्ट हो। अ पर्सन डूइंग द सेम जॉब विल ओवर टाइम स्पेशलाइज इन दैट जॉब। यदि आप किसी व्यक्ति को एक काम देंगे और अगर रेगुलरली वो वही काम करता रहेगा, तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाएगा। तो ये जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति है, ये बहुत एफिशिएंट होगा और आपके काम के लिए इफेक्टिव भी होगा। अब चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, अगर किसी व्यक्ति को आपने वहां पर ड्यूटी दी है और वो रेगुलरली वही काम करता है, तो वो उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है इक्विटी। हेनरी फेयल का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब होता है बराबरी। यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, यानी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वो उनकी पोजीशन हो, उनका जेंडर हो, उनकी एज हो, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, किसी भी आधार पे कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। Management should always be kind, fair, and unbiased in dealing with its subordinates. तो मैनेजर को जब भी सबॉर्डिनेट से डील करना है तो उसको न सिर्फ फेयर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, बल्कि काइंड भी होना चाहिए। For example, there should be no discrimination with regard to position, sex, age, etc. while granting medical leave to the employees. अगर मेडिकल लीव देना है तो आपको सबको एक जैसे ही देखना पड़ेगा। आपको उसमें मेल फीमेल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल है इक्विटी का। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज एस्पिरिट डे कॉप्स। एस्पिरिट डे कॉप्स का मतलब क्या होता है? आपस में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सब में कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके बीच में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। एस्पिरिट डे कॉप्स मीन्स, इसको CORPS कर लीजिए। एस्पिरिट डे कॉप्स मीन्स स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन टू द ग्रुप टू विच वन बिलोंग्स। यानी कि अगर बहुत सारे लोग कहीं काम कर रहे हैं तो उनके बीच में आपस में ईमानदारी होनी चाहिए, साथ ही डिवोशन होना चाहिए, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, उनके बीच में क्लियरली एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए। देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, साथ ही उनमें टीम वर्क होना चाहिए। द मैनेजर मस्ट ऑलवेज मेक अ रेगुलर एफर्ट टू मेंटेन हार्मनी एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन अमंग इट्स सबॉर्डिनेट्स। तो मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके लिए वो रेगुलरली एफर्ट करे कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए हमेशा काम करते रहे। इसको कहते हैं एस्पिरिट डे कॉप्स। नेक्स्ट है फेयर रेम्युनरेशन। फेयोल का ये प्रिंसिपल कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को जो भी वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं, वो फेयर होना चाहिए। यानी मार्केट में जितनी चल रही है जो भी, उससे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उससे न बहुत कम हो न बहुत ज्यादा हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान ना हो और एम्प्लॉय को भी नुकसान ना हो।
The employee should be paid fair wages, which should give them at least a reasonable standard of living. तो किसी भी एम्प्लॉय को इतनी वेजेस दिया जाना चाहिए कि वो ठीक ठाक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम से कम मेंटेन कर सके. इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि वो कंपनी के लिए भी उसकी सैलरी जो है वो बर्डन नहीं होनी चाहिए, साथ ही व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको सैलरी दी जानी चाहिए. डिसाइड द मोस्ट रीजनेबल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस. तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वेजेस डिसाइड की जाए उसके लिए कोई जस्टिफाइड मेथड होना चाहिए, कोई सही तरीका होना चाहिए. ये है फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल. नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव. यहाँ पर ये कहा गया है कि मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो लोग अपने सजेशंस दे सकें, अपने आइडियाज दे सकें, और साथ ही मैनेजमेंट को उनके आइडियाज को कंसीडर भी करना चाहिए. फ्रीडम टू थिंक एंड एग्जीक्यूट प्लान. पावरफुल यहाँ पे पावरफुल मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एनकरेजिंग इनिशिएटिव इज लाइकली टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क बेटर एंड हार्डर. आप खुद सोचिए, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एम्प्लॉयज से कोई सलाह लेते हैं और अगर उनकी दी हुई सलाह को आप मान लेते हैं और आप कोई ऑर्डर देते हैं, तो अब एम्प्लॉयज अपने आप को उससे जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का सजेशन था जो कि मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट किया. तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा मानने लगते हैं. वो उसको जस्ट एज जहां से पैसे मिलते हैं वो जगह मानना छोड़ के उस चीज को अपना मानने लगते हैं. तो इसका फायदा ये होता है कि वो अपना बेहतर 100% दे पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इनिशिएटिव. नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर. हेनरी फेयोल ये कहते हैं हर एक चीज का एक ऑर्डर होना चाहिए. यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है एक सीक्वेंस होनी चाहिए. यहाँ पर कहा गया है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक सामान की, हर एक चीज की एक जगह फिक्स होनी चाहिए. ठीक है. राइट मैन टू द राइट जॉब एंड राइट मटेरियल इन द राइट प्लेस. कह रहे हैं कि सही काम के लिए सही व्यक्ति होना चाहिए और सही चीज के लिए सही जगह होनी चाहिए. यानी व्यक्ति के पास एक सही काम होना चाहिए, चीज के लिए एक सही जगह होनी चाहिए. Employee should occupy that place wherein he or she can render the best possible service. व्यक्ति को वो काम दिया जाना चाहिए जो कि वो बेस्ट कर सकता है. This would ensure effective utilization of the available resources in an organization. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा तो वहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. नेक्स्ट है स्केलर चेन. इस प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का. यानी सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, ये पूरा क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए. चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लो रैंक. प्रॉपर एक चेन बनी हुई होनी चाहिए. देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिंकिंग ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स. कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस जगह पर बैठा है. अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो वाइस प्रेसिडेंट से बात करेगा, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं तो वो जनरल मैनेजर से बात करेंगे, जनरल मैनेजर लोअर मैनेजर से बात करेंगे. एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए अथॉरिटी की. स्केलर चेन के बाद है ग्रुप प्लैंक. सबऑर्डिनेट में ये ग्रुप प्लैंक एक ये इसी का हिस्सा है जो आपका ये था स्केलर चेन. सबऑर्डिनेट में कॉन्टैक्ट सुपीरियर और हिज सुपीरियर इन केस ऑफ इमरजेंसी. डिसरिगार्ड द हायरार्की. यहां पर ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि ये एक ए टॉप लेवल मैनेजर है और ये सारे जी बी सी डी ई एफ जी एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स हैं. से फॉर एग्जांपल ये जो बी और एल है ये जनरल मैनेजर के लेवल के लोग हैं, ये सीनियर मैनेजर्स हैं, ये जूनियर मैनेजर्स हैं, सो ऑन, ये सब मैनेजर्स हैं. यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर इमरजेंसी है तो ये जो लोअर लेवल का बंदा है ये सीधे अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता है, अदरवाइज ये उससे सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकता. लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर सीक्वेंस में होगा. जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अपने सीनियर से बात करेगा, वो उसके सीनियर से, एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर एक ही लेवल के लोग हैं तो वो सीधे बात कर सकते हैं, जी कम्युनिकेट कर सकता है क्यू से, बट जी कैन नॉट कम्युनिकेट विद पी और ओ और एनीवन एल्स डायरेक्टली until and unless it is a case of emergency. ठीक है.
नेक्स्ट है यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर काम कर रहा है तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली उसको उस जगह से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जैसे वो उस जगह पे काम करने लगता है तो वो अपने आप धीरे धीरे स्पेशलिस्ट बन जाता है। ऐसे में अगर आप उस जगह से उसको हटा दें तो वो वहां से दूसरी जगह जाएगा जहां पर वो अपना 100% तुरंत नहीं दे पाएगा। Employees should not be shifted from their positions frequently. The period of service should be fixed. It takes time for an employee to get used to his work. कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप शिफ्ट भी करते हैं तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसको वहां पे सेटल होने के लिए समय दें। ऐसा नहीं है कि अभी आपने शिफ्ट किया और तुरंत जो है आपको फिर उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ जाए। तो ऐसा करने से उस व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप और जनरल इंटरेस्ट। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात की जाए तो पर्सनल इंटरेस्ट कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा काम जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो वो किया जाना चाहिए, न कि पर्सनल फायदे के बारे में सोचना चाहिए। गोल्स ऑफ द फर्म आर ऑलवेज सुप्रीम। सबसे ऊपर फर्म के जो गोल्स हैं वो हैं एम्प्लॉय मस्ट पुट अवे पर्सनल इंटरेस्ट एंड पुट कंपनी ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट। कोई भी एम्प्लॉय जो है उसको सबसे पहले अपने पर्सनल इंटरेस्ट को किनारे रख देना चाहिए और कंपनी के इंटरेस्ट में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यहां पर कहा गया है कि अगर कोई भी एक सबॉर्डिनेट है तो उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर ऐसा हो जो ऑर्डर्स दे सके। अगर वो एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर लेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और उससे गलती हो जाएगी। यूनिटी ऑफ कमांड सेज एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो कोई भी एम्प्लॉय है वो सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर लेगा। इफ ही गेट्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर एट अ टाइम देन ही विल बी कंफ्यूज्ड विच सुपीरियर्स ऑर्डर शुड बी कैरिड आउट। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि किस सुपीरियर का ऑर्डर उसको फॉलो करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फेयोल यहां पर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं, तो जब भी बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो तो उसका कोई एक हेड होना चाहिए और वो जो है उस ग्रुप का पूरा एक ही प्लान होना चाहिए जिसपे वो लोग काम करें। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप हैविंग डिफरेंट प्लान्स, देयर शुड बी वन कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक सिंगल ग्रुप है तो उनका एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, लेकिन ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है हर एक ग्रुप का वो कॉमन होगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। वेयर एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या कहा है? वन हेड वन प्लान। यहां पर कहा है एक से ज्यादा सुपीरियर्स ऑर्डर नहीं देंगे, नहीं तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। यहां कहा है वन हेड वन प्लान। एक प्लान अगर है तो उसका एक हेड होगा। ठीक है। नेचर, यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल। यूनिटी ऑफ कमांड जो है किस चीज से रिलेटेड है? कि एम्प्लॉय से कैसे काम करवाया जाए। वेयर एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस चीज से रिलेटेड है? ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल से सीधे सीधे रिलेटेड है। नेसेसिटी, यूनिटी ऑफ कमांड इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबॉर्डिनेट। अगर एक से ज्यादा लोग उसको ऑर्डर देंगे तो ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो गलती कर बैठेगा। लेकिन अगर वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा तो अगर उससे गलती होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा, तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज नेसेसरी फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अगर मजबूत बनाना है तो उसके लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। एडवांटेजेस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड के? इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबॉर्डिनेशन। इसकी वजह से ड्यूअल सबॉर्डिनेशन नहीं होता, यानी एक ही सबॉर्डिनेट होगा और उसके ऊपर सुपीरियर होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। एक ही काम को अलग अलग लोग न करें,
वो यहाँ पर बच जाएगा यदि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यूज किया जाता है। राइट, तो ये था हमारा टॉपिक हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स।